हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया है विच इज सी प्लस प्लस। एंड इन द लास्ट सेशन हमने बेसिक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है उसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में एक लेक्चर लिया है। एंड चार बेसिक प्रोग्राम्स हमने ऑलरेडी कर लिए थे। सो आज का जो सेशन होगा अगेन ये प्रोग्रामिंग फोकस्ड होगा, बिकॉज एक बार प्रोग्राम आ जाएगा ना बेटा तो थियोरी करना बहुत आसान है इसके आगे का। ओके, so let us continue with the next program, which is write a program to find average of three numbers entered by user। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि यूजर क्या करेगा स्टूडेंट्स, तीन नंबर्स को एंटर करेगा और हमको उसका क्या करना है, एवरेज डिस्प्ले करना है। ओके, तो कोई भी प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होता है, हेडर फाइल से। यस, तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन आईओ डॉट एच, ऐसे हेडर फाइल्स हमने लगाए और उसके बाद void main। yes, this is the start point of any program, right? अभी हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, यस दिस इज ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अभी हमको वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। तो हम लोग वेरिएबल्स इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं। जैसे कि हमको मालूम है कि इन्होंने कुछ बोला नहीं है ना, कोई भी तीन नंबर बोला है, राइट? सो वी कैन टेक इट एज अ फ्लोट और एज अ इंटीजर। आपको याद है फ्लोट मतलब क्या होता है, जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है। तो अगर सपोज कोई तीन नंबर का एवरेज फाइंड करना है बेटा, तो देर इज अ गुड चांस कि वो पॉइंट में आया आंसर। यस, फॉर एग्जाम्पल सपोज यूजर ने डाल दिया है 2 4 एंड 4। यूजर ने ये तीन नंबर एंट्री किए हैं, तो एवरेज कैसा आएगा, 2 + 4 + 4 अपॉन 3 एवरेज का फॉर्मूला है। एंड ये क्या बनेगा, 10/3। व्हाट इज 10/3? इट इज 3.33। करेक्ट। सो इट इज बेटर टू टेक फ्लोट ओनली, सबको फ्लोट ले लेते हैं। ओके, क्योंकि फाइनल आंसर तो फ्लोट में ही आने वाला है। ओके, सो हम लोग नंबर्स क्या ले रहे हैं, फ्लोट। वेरिएबल्स ले रहे ए बी सी एंड एवरेज। ठीक है, फ्लोट में हमने लिया है ए बी सी एवरेज। फ्लोट का मतलब जो नंबर्स में डेसिमल पॉइंट्स आ सकते हैं उनको फ्लोट बोलते हैं। ओके, फिर लास्ट टाइम हमने देखा था कि वी पुट हियर CLR SCR, क्लियर स्क्रीन। ओके, अब सी आउट करके यूजर को बोलेंगे सी आउट। ओके, तीन नंबर्स को की एंट्री करो, है ना? तो क्या लिखेंगे, एंटर थ्री नंबर्स। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये डिस्प्ले स्क्रीन पे प्रिंट होगा, आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, एंड फिर सी इन करेंगे। सी इन करेंगे और उसको कहाँ स्टोर कर देंगे, ए बी सी। बेसिकली जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखते हैं, याद करो, मेमोरी में चार ब्लॉक्स रिजर्व हो जाएंगे। इनका नाम पड़ेगा ए बी सी एंड एवरेज। ये मेमोरी बना रहा हूं मैं बेटा। ओके, और जैसे ही यूजर को बोला कि एंटर थ्री नंबर्स, यूजर एंट्री करेगा ना नंबर्स का, से 2 4 4 ही उसने एंट्री किया है, तो वो कहाँ स्टोर होना चाहिए, ए बी सी में ना। तो सी इन क्या लिखेंगे, ए बी सी, ऐसा। ठीक है, बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं A, B, ऐसा रॉन्ग हो गया बेटा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा एरोज डालना पड़ेगा, A, B, C। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यूजर ने जो भी एंट्री किया है नंबर्स, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज यूजर ने 2 4 4 ही एंट्री किया है, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 4 एंड 4। आई होप यहाँ तक क्लियर है ये। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, अभी देखो नंबर्स तो एक्सेप्ट कर लिए ना, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमको उसको का एवरेज कैलकुलेट करना चाहिए। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज इज इक्वल टू ब्रैकेट A + B + C अपॉन 3। यस, ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले ये तीनों ऐड होंगे और उसके बाद उसका आंसर डिवाइड बाय 3 होगा। ओके,
इससे क्या होगा, एवरेज कैलकुलेट हो गया और लास्ट स्टेप डिस्प्ले करेंगे। सी आउट, न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश एन, लास्ट टाइम सिखाया था फॉर न्यू लाइन वी कैन यूज बैकस्लैश एन और एंड एल करके भी एक हमने कंसेप्ट देखा था। तो न्यू लाइन एवरेज इज इक्वल टू, ऐसा लिखेंगे, एवरेज इज ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड क्लोज और एवरेज का वैल्यू। ओके, ये स्टेटमेंट क्या करेगा स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस सी बाई 3, मतलब ये कैलकुलेशन करेगा, कितना आएगा 3.33, कहां स्टोर हो जाएगा, एवरेज में। तो यहाँ पे आ गया 3.33, रिकरिंग होगा ऑफ कोर्स, और ये स्टेटमेंट क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। ओके, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, गेट सी एच। ओके, इसका जरा हम लोग आउटपुट लिख देते हैं। यहाँ पे हर प्रोग्राम का आउटपुट लिखना कंपलसरी रहता है। ओके, आउटपुट, आउटपुट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, पहले आएगा एंटर 3 नंबर्स। हमने क्या एंटर किया, 2, 4 एंड 4। ओके, कहां स्टोर हो गया, ए बी सी में स्टोर हो गया। अब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी ऐड होके डिवाइड बाई 3 होएगा, एवरेज में स्टोर हो जाएगा, और लास्ट में न्यू लाइन पे क्या डिस्प्ले होगा, न्यू लाइन पे एवरेज इज इक्वल टू, यस, एवरेज डबल इन्वर्टेड में नहीं है, तो मतलब क्या, एवरेज का वैल्यू प्रिंट होगा। एवरेज के अंदर क्या है, 3.33 रिकरिंग ना, सो क्या प्रिंट होगा, 3.333333। ठीक है, तो टर्बो सी में 6 डेसिमल तक डिस्प्ले होता है पॉइंट के बाद रिकरिंग। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इजी था ये प्रोग्राम। ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं स्टूडेंट्स। So next program is also same type, simple question ही है, write a program to find circumference and area of circle. Okay, circumference and area of circle. Okay, so यहाँ से हम थोड़े फ्लो चार्ट्स भी देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये प्रोग्राम को मैं फ्लो चार्ट भी आपको बना के दिखाऊंगा, वेरी सिंपल, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता फ्लो चार्ट्स बनाना। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही हैश इंक्लूड और वाइड मेन। ओके, आई वोंट राइट अगेन एंड अगेन नाउ, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन io डॉट एच। ठीक है, वो लिखना है ठीक से, फिर वाइड मेन, ओपन एंड क्लोज पहले ही डाल देने का, ओपन क्लोज साथ में। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्कमफरेंस एंड एरिया, दोनों के लिए सिर्फ एक ही डेटा लगता है, विच इज रेडियस, करेक्ट, एंड फॉर श्योर ये भी पॉइंट में होंगे पाई के वजह से, तो हम क्या लिखेंगे, फ्लोट रेडियस, सर्कमफरेंस के लिए सिंबल सी ले लेते हैं, एरिया के लिए सिंबल ए ले लेते हैं, सर्कमफरेंस निकालने के लिए सी, एरिया निकालने के लिए ए। ठीक है, तीन ही डेटा लगेगा। ओके, जैसे ये वेरिएबल्स लिख दिए हमने यहाँ पे, क्या होगा स्टूडेंट्स, मेमोरी में 3 ब्लॉक्स रिजर्व हो जाएंगे। ओके, आर सी ए, रेडियस, सर्कमफरेंस, एरिया। ओके, एंड उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, सी एल आर, एस सी आर। ओके, नाउ we will put a statement to accept the radius, radius तो यूजर से लेना होगा, तो सी आउट enter radius। ओके, सो आउटपुट पे यहां लिख देता हूं मैं, आउटपुट क्या आएगा, पहले एंटर रेडियस, सपोज 1 एंटर किया है। ओके, तो उसको कहां स्टोर करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना, तो क्या लिखेंगे, सी इन आर, सी इन आर करने से क्या होगा, ये जो रेडियस वैल्यू है वहां यहाँ पे स्टोर हो गया, सीधे 1 यहाँ पे आ गया। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है ये। अब जैसे रेडियस आ गया, अब मुझे सी एंड ए निकालना है, सर्कमफरेंस एंड एरिया। ओके,
So let us calculate circumference का formula is 2 pi r. We all know. So we'll write 2 star pi star r ऐसा 2 pi r. Okay. And then we will calculate the area also. Okay. एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर सर्कल का, तो देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर. वंस वी गेट सी एंड ए, अभी आपको खाली इसको डिस्प्ले करना है. ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे सी आउट न्यू लाइन पे सर्कमफरेंस is C, circumference is C, and C out area, area of circle, new line पे ना, backslash n means new line, is A and get CH. Okay, I hope सबको समझ में आ रहा है. So let us calculate this C now. Yes, देखिए C कितना आता है. See, this is called as comment. ऐसा डबल लाइन दिया तो वो कोड का पार्ट नहीं होता, जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग का कैलकुलेशन पार्ट इधर है. तो स्टूडेंट सी कितना कैलकुलेट होगा, आर तो 1 दिया था ना हमने, सो 2 इंटू 3.14 विच इज 6.28. ओके, एंड एरिया was पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 1 इंटू 1 विच इज 3.14. ओके, तो आउटपुट पे आगे क्या आएगा, न्यू लाइन पे circumference is 6.28. okay, and area of circle थ्री 3.14. ओके, आई होप सबको समझा. ये यहाँ पे भी स्टोर होगा वैल्यूज, पहले यहाँ पे स्टोर होगा, कैलकुलेट होगा, फिर यहाँ स्टोर होगा एंड फिर डिस्प्ले होगा. ओके, तो एग्जैक्ट सेम ही किया है हम लोगों ने. पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया बेटा, वेरिएबल जैसे डिक्लेयर किया करते हैं मेमोरी में, उसके लिए ब्लॉक्स बन जाते हैं. फिर बाद में रेडियस, यूजर को बोला एंटर रेडियस, रेडियस ले लिया. रेडियस सपोज यूजर ने 1 दिया है, कुछ भी दे सकता है यूजर, सपोज 1 दिया है तो इधर खांचे में 1 आ गया. फिर सी और ए का फॉर्मूला यार, सर्कमफरेंस 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर. एंड जैसे ये कैलकुलेट हो गया, ये कैलकुलेशन इधर स्टोर होएगा मेमोरी में पहले, आफ्टर दैट डिस्प्ले करना है. तो दो चीज को डिस्प्ले करना है, तो पहले सी आउट न्यू लाइन, बैकस्लैश एन इज फॉर न्यू लाइन, circumference is equal to C, and C out new line area of circle is A. हो गया सिंपल प्रोग्राम. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम. ओके, सो क्वेश्चन इज कन्वर्ट टेम्परेचर इन डिग्री टू फ़ारेनहाइट. ठीक है, सो फ़ारेनहाइट is a different unit for finding temperature. ये आप फिजिक्स में करोगे. ओके, तो बेटा हम लोग को टेम्परेचर मालूम है ना, बोलते हैं ना आज 30 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत हीट ज्यादा हो गया तो 35 डिग्रीज है, राइट. सो उसका हमको क्या बोला है कि फ़ारेनहाइट कन्वर्शन करने के लिए. ओके, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है उन्होंने, ये फॉर्मूले की मदद से हमको करना है. तो यूजर से लेंगे क्या बेटा हम लोग, टेम्परेचर इन सेल्सियस, और डिस्प्ले क्या करेंगे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. ओके, वेरी सिंपल. तो अगेन क्योंकि टेम्परेचर पॉइंट में होता है, सो वी विल यूज एवरीथिंग इन फ्लोट. ओके, सो पहले हैश इंक्लूड ही होगा. ओके, अभी फ्लोट में फ़ारेनहाइट के सेल्सियस के लिए सी ले लेता हूँ, फ़ारेनहाइट के लिए एफ ले लेता हूँ. सिंबल्स. ओके, जैसे ये दो सिंबल लिखे, मेमोरी में क्या होगा स्टूडेंट्स,
दो ब्लॉक्स रिजर्व हो जाएंगे, एक का नाम सी, दूसरे का नाम एफ। ठीक है, अभी CLR SCR, सी आउट, ये इसमें से सी वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। ओके, ये पिछले प्रोग्राम का हमारा फ्लो चार्ट रह गया था, तो मैं बनाता हूँ, इसके बाद करते हैं वो। ओके, सो एंटर क्या, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर इन डिग्री टू फ़ारेनहाइट बोला है, डिग्री सेल्सियस मतलब। ठीक है, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, कहाँ स्टोर करेंगे स्टूडेंट, सी के जगह पर, तो ऐसा लिख देते CN सी। अच्छा, ये केस सेंसिटिव है, हाँ? मतलब स्मॉल सी और कैपिटल सी अलग होगा। अगर यहाँ पे आपने कैपिटल सी लिखा है ना, तो यहाँ भी कैपिटल सी ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल सी से काम नहीं चलेगा। ओके, अब जैसे ये हो गया, अब ये कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे देखो, F इज इक्वल टू क्या लिखा है, ब्रैकेट C इंटू 9 डिवाइडेड बाय, डिवाइड के लिए ये सिंबल है, डिवाइड बाय 5 प्लस 32। सिंपल। C मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टार, डिवाइड के लिए ये स्लैश साइन है। ओके, प्लस 32। जैसे ये ठीक से लिखा है आपने, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, आउटपुट यहां लिख देते हैं, क्या होगा बोलो, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, सपोज हमने डाला है 30। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करें, 30 के लिए क्या होगा, तो F इज इक्वल टू, इधर डालते हैं स्टूडेंट, इसमें 30 इंटू 9/5 प्लस 32, करेक्ट, ऐसा होगा। अब ये कैंसिल हो गया, 6 टाइम्स, व्हाट इज 9, 6 इंटू 9 इज 54 प्लस 32। ओके, which will become 86। ओके, 86 फ़ारेनहाइट कन्वर्जन हो गया वो। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है ये। सो जस्ट अ मिनट, कैलकुलेशंस लेट मी चेक, 30 इंटू 9/5, 5 और ये कैंसल 6 टाइम्स, 6 9s आर 54 प्लस 32, करेक्ट है। ओके, जो भी फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूले के हिसाब से, कोई फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया जाएगा। ओके, सो आफ्टर दिस हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इज डिस्प्ले करना है। ये तो एक्सेप्ट हो गया, अब डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले के लिए क्या होएगा, सी आउट। ओके, न्यू लाइन \n टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट F। ओके, हो गया, गेट CH एंड द प्रोग्राम इज डन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आउटपुट में क्या आएगा, लास्ट में टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 86। ओके, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स आ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए वगैरह, बेसिक प्रोग्राम्स है। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं और डिस्प्ले कर देते हैं, वेरी सिंपल। ओके, तो जैसे मैंने बोला था कि एक फ्लो चार्ट करेंगे, अभी इसका फ्लो चार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, यही प्रोग्राम को ना हम लोग जरा सिंबल्स यूज करके डायग्रामेटिकली बनाएंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले ना स्टार्ट करके हम लोग को एक ओवल शेप में बनाना है, स्टार्ट इस तरीके से, फिर एरो देके नेक्स्ट स्टेप होगा कि डेटा एक्सेप्ट करना।
ओके। सो डेटा एक्सेप्ट और डिस्प्ले जो होता है ना वो पैरेललोग्राम में होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे कि एंटर रेडियस, तो डेटा तो सिर्फ आर ही ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम में क्या लिख देंगे, ऐसा एक्सेप्ट रेडियस, एक्सेप्ट रेडियस आर, ऐसा सिर्फ एक्सेप्ट आर लिखा तो भी चलेगा, ओके। उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट आर लेने के बाद सी और ए निकाला। इसको प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस हमेशा ना रेक्टेंगल में होता है, ओके। प्रोसेस इज ऑलवेज इन अ रेक्टेंगल। तो उसमें दो चीज की ना हमने, क्या, सी एंड ए, वो दोनों ये बॉक्स में लिख देने का। तो C इज इक्वल टू जैसा इधर लिखा है वैसा ही 2 इंटू 3.14 इंटू आर। कोई सेमीकोलन नहीं डालना है क्योंकि ये प्रोग्राम नहीं है, इट इज जस्ट अ फ्लो चार्ट। एंड ए भी लिखेंगे, ए के लिए क्या लिखेंगे, 3.14 इंटू आर, ओके। ये हो गया, लास्ट में डिस्प्ले करना है दोनों को, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे, एक डिस्प्ले के लिए भी पैरेललोग्राम, मतलब डेटा एक्सेप्ट करने के लिए भी पैरेललोग्राम एंड डिस्प्ले करने के लिए भी पैरेललोग्राम। तो बोलो, यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले circumference C and radius and area A, ठीक है, हो गया ये। और लास्ट में स्टॉप, स्टॉप भी ओवल में, ओके। तो फ्लो चार्ट बनाना बहुत आसान है, स्टार्ट स्टॉप ओवल पे होगा। जो भी डेटा एक्सेप्ट या डिस्प्ले करेंगे वो पैरेललोग्राम में होगा, और जो भी प्रोसेस होगा ना वो रेक्टेंगल में होगा, ठीक है। जैसे ये वाले प्रोग्राम में टेम्परेचर इन सेल्सियस एक्सेप्ट होगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिस्प्ले होगा, तो ये दोनों किस में होंगे, पैरेललोग्राम में होगा। और ये जो एक फॉर्मूला है, सिर्फ ये एक फॉर्मूला क्या होगा, रेक्टेंगल में होगा, और ऊपर स्टार्ट नीचे स्टॉप। वेरी सिंपल, फ्लो चार्ट बनाना बहुत आसान होता है, ओके। सो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ओके, न्यू कॉन्सेप्ट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में ना हमने एक इफ स्टेटमेंट देख लिया था, इफ एल्स, जिसमें हमने दो नंबर्स यूजर से लिए थे और उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमने डिस्प्ले किया था। फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर, ऐसा एक प्रोग्राम किया था। उसी को आज हम लोग थोड़ा और देखेंगे, उसी के ऊपर और प्रोग्राम्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस में दो टाइप है, एक तो इफ स्टेटमेंट है और दूसरा स्विच केस है। इफ एंड स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट भी आज ही करेंगे, हम थोड़ी देर बात करेंगे। इफ में ना दो टाइप्स के इफ स्टेटमेंट है। एक तो सिंपल इफ स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ इफ होगा, एल्स नहीं होगा। तो इफ में एक कंडीशन दिया रहेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स निकला तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। वेरी सिंपल। तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। इफ condition is false, statements are not executed। simple, very simple, okay। तो यहां क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ एल्स में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट। तो इसका अगर थ्योरी लिखना है तो क्या लिखेंगे, इफ कंडीशन is true,
statement 1 is executed, and if condition is false, statement 2 is executed. Very simple. Okay, so बहुत ही आसान है. if else मतलब एकदम ही easy है. okay, so let us start few programs. अभी if statement पे देखेंगे, if else पे. okay, फिर switch बाद में करेंगे, आज ही यही सेशन में करेंगे थोड़ी देर बाद. ठीक है. so write a program to check whether a number entered by user is even or odd. ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हमको चेक करना है कि यूजर ने नंबर दिया रहेगा. सपोज यूजर ने 21 एंटर किया, तो हमको डिस्प्ले करना है कि 21 इज ऑड. अगर यूजर ने 14 एंटर किया है, तो हमें डिस्प्ले करना है दैट 14 इज इवन. ठीक है. तो इसके लिए फंडा क्या होगा, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना. हमने ये परसेंट करके एक सिंबल सीखा था लास्ट सेशन में, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन. yes, we call it as remainder after division. let us revise. suppose कि मैंने 10% 2 किया है. ओके, तो बेटा 10 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, तो क्वोशंट में 5 आएगा. रिमाइंडर विल बी 0 बिकॉज इट गेट्स परफेक्टली डिवाइड. yes, so remainder will be 0. ओके, रिकलेक्ट करो लास्ट टाइम जो किया था. अगर हमने 15 को 2 से डिवाइड किया तो परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा. कैसे होगा डिवीजन? yes, 7 times 14, रिमाइंडर विल बी 1. ओके, तो बेटा अपने कंक्लूजन समझ लिया रहेगा कि इवन नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, एंड ऑड नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है. राइट. सो यही फंडा हम यूज करेंगे एंड बहुत आसान तरीके से ये प्रोग्राम को कर लेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लॉजिक ये है, पहले क्या आएगा, वही हैश इंक्लूड, उसके बाद void main. ओके, एक नंबर लेने के लिए यूजर से n, सिर्फ एक नंबर ही लेना है, n इंटीजर. ओके, ये इंटीजर ही होगा, ये फ्लोट में नहीं हो सकता इवन ऑड. ओके, फिर CLR SCR. अब सी आउट, यूजर को बोल देंगे कि भाई इंटीजर ही एंटर करो, तो एंटर एन इंटीजर. यस एवरीवन, मेमोरी भी बनाते, तो यहाँ पे देखो ये मेमोरी, इसमें एक ही एन ही लिखा है ना, तो सिर्फ एन ही, एन के लिए ही स्पेस तैयार होगा. और ऑफ कोर्स इसको सीन करके एन में डालना पड़ेगा स्टूडेंट्स. तो देखो एन में मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, सपोज कि 14 डाला है. ठीक है, तो एन का वैल्यू 14 हो गया. अब नेक्स्ट इज इफ. ओके, इफ n% 2 is equal to 0. अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा न्यू चल रहा है अभी आपके लिए. तो बेटा 2 बार इक्वल टू डाला है. हमेशा याद रखना कि सिंगल इक्वल टू होगा ना तो असाइन होता है. जैसे सपोज मैंने लिखा x इक्वल टू 5, तो इसमें क्या होगा मालूम है, ये x करके बॉक्स है, उसके अंदर 5 आ जाएगा. जैसे इधर आया ना, असाइन हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज असाइन, मींस 5 गेट्स स्टोर्ड इन x. x का वैल्यू 5 हो गया, इसका ये सिंपल मीनिंग है. ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 बार इक्वल टू डालता हूं, ठीक है, तो ये इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में होगा. इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में होगा. मतलब वो अपने से पूछ रहा है कि क्या x और 5 इक्वल है क्या. ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है अपने से. तो अगर x के अंदर पहले से 5 होगा तब तो आंसर ट्रू है, बिकॉज 5 इक्वल टू 5. लेकिन अगर x में पहले से आंसर कुछ अलग होगा, फॉर एग्जांपल 8 होगा,
तो 8 इक्वल टू 5 है क्या? नहीं, तो आंसर विल बी फॉल्स। मैं एक बार फिर से बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल कि सपोज ये पहले लिखा है मैंने, ओके, यही लिखा है सबसे पहले x इक्वल टू 5, मतलब क्या हुआ बेटा, x के अंदर 5 आ चुका है, मतलब x के अंदर 5 ही है। और अब क्या किया, ये डाल रहा हूं 5 x इक्वल टू 5, मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहे कि क्या 5 5 क्या x इक्वल टू 5 है, तो x में तो 5 था ना, तो 5 इक्वल टू 5 विल बिकम ट्रू। बट अगर यहां पे मैंने पहले से 6 डाल दिया, मींस x में क्या है, 6 है। अब 6 इक्वल टू 5 होता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। सो दिस विल रिटर्न अस एन आंसर फॉल्स। ओके, आंसर फॉल्स आएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये इक्वल टू का मतलब अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, दो बार इक्वल टू अभी। ओके, अब मुझे बोलो कि अगर n% कोई भी इवन नंबर डाला, से 14 डाला, तो 14% का रिमाइंडर 0 होगा। अरे अभी सिखाया मैंने, 14% डिवाइड होएगा, 7 इज द क्वेश्चन, रिमाइंडर इज 0। तो मुझे बोलो 0 इक्वल टू 0 इज अ ट्रू, मतलब इट शुड डिस्प्ले दैट द नंबर इज इवन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आउट, सीधे न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए मैं एंडल भी लिख सकता हूं, न्यू लाइन जो भी नंबर यूजर ने डाला रहेगा, n इज इवन, सिंपल। और अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स पोर्शन में व्हाट वी विल राइट, एल्स पोर्शन में ओके, सो एल्स पोर्शन में विल राइट सी आउट, न्यू लाइन पे एंडल n इज ऑड, प्रोग्राम फिनिश। आया समझ में? ओके, एक बार फिर देख लेते हैं इसको, एग्जाम्पल से ही देखते हैं। 14, सपोज दैट ये 14 इधर आया, 14% बेटा, 14 डिवाइड बाय 2 करो, रिमाइंडर विल बी 0। यस, तो क्या होगा, 0%, सॉरी, n% टू 0 आया, तो 0 इक्वल टू 0 इज अ ट्रू। तो क्या डिस्प्ले होगा, न्यू लाइन पे 4 n के जगह पे 14 आएगा बेटा, 14 इज इवन। ओके, लेट अस राइट द आउटपुट हियर। एंटर एन इंटीजर, 14 डाला। अब बोलो 14% मतलब 0 आ रहा है, 0 इक्वल टू 0 ट्रू। न्यू लाइन पे क्या प्रिंट होएगा, 14 n इज 14, 14 इज इवन, वही तो चाहिए था। ओके, बट अगर सपोज ऑड नंबर डाला होता, अगर हमने यहाँ पे ऑड नंबर डाला होता तो क्या होता, ऐसा कुछ 21 डाला होता, तो स्टूडेंट्स 21% टू क्या आएगा, अभी सिखाया मैंने, ऑड नंबर डाला है, 15% टू 1 आता है ना, एवरी ऑड नंबर पे रिमाइंडर 1 आएगा। तो मैंने क्या डाला है, अभी 21 डाला है, तो 21% टू विल गिव अस 1, एंड 1 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, फॉल्स है। तो फॉल्स होने की वजह से वो एल्स पोर्शन में जाएगा, एंड इट विल ऑन द न्यू लाइन इट विल डिस्प्ले 21 इज ऑड। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस, कैसे करते हैं ये टाइप इवन और, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्ट क्लियरेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका एक फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं अभी, कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना कंसेप्ट, तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं है। पहले तो स्टार्ट आएगा, ये देखो, हमने पहले स्टार्ट किया, उसके बाद क्या होगा, यूजर से नंबर लेंगे, नंबर लेने के लिए हमको
पैरेललोग्राम लगेगा। ओके, पैरेललोग्राम में क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट एन। अब एन एक्सेप्ट होने के बाद में इफ स्टेटमेंट लगेगा ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये नया आया डायमंड शेप, ठीक है। तो ये इफ आता है ना, तो हमको डायमंड शेप बनाना रहता है और इसके अंदर वो कंडीशन लिख देने का। तो कंडीशन क्या था, इज n% टू इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क, ऐसा। ये देखो, ये कंडीशन था ना, n% टू इक्वल टू 0, तो ऐसा लिखने का, इज डालने का, इफ नहीं डालने का, इज। अपने से पूछ रहा है इज n% टू इक्वल टू 0। बेटा आंसर दो पॉसिबल है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। यस या नो भी लिख सकते हो आप, यस नो लिख देते हैं। ओके, यस रहेगा तो क्या डिस्प्ले करेंगे, यस, यस रहेगा तो क्या डिस्प्ले करेंगे, इवन नंबर, यस, ऐसा लिखेंगे n इज इवन। और अगर नो हुआ, इसका आंसर 0 नहीं हो रहा है डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर, तो क्या डिस्प्ले करेंगे, n इज ऑड नंबर। पैरेललोग्राम में डिस्प्ले कर रहे हैं ना बेटा, तो पैरेललोग्राम में ही होगा। एंड लास्ट में स्टॉप। ओके, तो इसको ऐसा करेंगे, ये दोनों को ऐसा, मतलब यस रहेगा तो ये ऐसा करके फिर स्टॉप हो जाएगा, नो रहेगा तो ऑड बोल के वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर हाउ टू मेक अ फ्लो चार्ट अगर कोई कंडीशन आ रहा है तो। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। लास्ट टाइम हमने दो नंबर्स को चेक किया था कि दो नंबर्स रहेंगे तो उसको कैसे डील करना है लार्जेस्ट नंबर के लिए। अब हम लोग वही चीज तीन नंबर के साथ करेंगे, ठीक है। तो तीन नंबर्स दिए रहेंगे और हमको चेक करना है लार्जेस्ट कौन सा है। तो बेटा जरा हम लोग लॉजिक इधर डिस्कस कर लें। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, सपोज वो तीन नंबर है ए बी और सी। ओके, तो हम लोग पहले ये दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर ए और बी कंपेयर करने के बाद मालूम पड़ा कि ये ट्रू है, ओके, अगर ये ट्रू निकला, ठीक है, तो क्या होगा आपके हिसाब से, अगर ये ट्रू निकला तो इसका मतलब बी तो पक्का लार्जेस्ट नहीं है, तो बी गया खड्डे में। आ रहा है समझ में, फिर मैं ए को ही सी से कंपेयर करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, फिर ए को सी से कंपेयर करूंगा कि क्या ए सी से भी बड़ा है। नेक्स्ट स्टेप, ओके, अगर ए सी से भी बड़ा है तो फाइनली क्या होगा, ए इज लार्जेस्ट, ठीक है। और अगर सपोज फॉल्स निकला, मतलब ये ट्रू नहीं निकला है, ओके, अगर ये ट्रू निकला तो ऐसा आएगा ना बेटा, फॉल्स निकला तो क्या, फॉल्स निकला मतलब सी लार्जेस्ट है, क्योंकि देखो ए बी से बड़ा था और सी ए से भी बड़ा निकला, इसका मतलब फाइनली क्या डिस्प्ले होगा, सी इज लार्जेस्ट। ओके, अगर सपोज ये फॉल्स आया, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर यही फॉल्स आया, इसका मतलब ए और बी में कौन बड़ा था, बी बड़ा था, बी लार्जेस्ट हो गया। और अगर बी लार्ज हो गया तो ए लार्ज नहीं हो सकता, फाइनल आंसर तो ए गया खड्डे में। तो अभी बी को सी से कंपेयर करेंगे, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अभी हम लोग सपोज ये फॉल्स आया, ओके, तो अभी हम लोग बी को सी से कंपेयर करेंगे। अगर सपोज इसका आंसर ट्रू आया, इसका आंसर ट्रू आया, तो क्या होगा, कौन बड़ा है बी और सी में, बी बड़ा है। ओके, तो क्या लिखेंगे, बी इज लार्जेस्ट। ओके, और अगर फॉल्स आया तो ऑफ कोर्स क्या होगा, सी इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये एक रफ लॉजिक है
ये टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन बी करेंगे, उसके ट्रू सेक्शन में ये आएगा और उसके फॉल्स सेक्शन में ये आएगा। इज इट क्लियर? इसका है ना एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाना बेटर होगा, बिकॉज वो फ्लो चार्ट हमको आगे भी काम में आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वो फ्लो चार्ट यहाँ बना लेते बेटा। ओके, यहाँ पे, यहाँ एक बार उसका ये पूरे कंसेप्ट का फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीधे। पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट, ओके, उसके बाद एक्सेप्ट 3 नंबर्स, राइट, ए बी एंड सी। अब पहले ए और बी को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। इज ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क। दो आंसर, दो पॉसिबिलिटी है, यस या फिर नो। अगर यस हुआ मतलब कौन बड़ा है, ए बड़ा है, और अगर ए बड़ा है तो बी फाइनल आंसर हो ही नहीं सकता, बी लार्जेस्ट हो ही नहीं सकता, तो बी गया खड्डे में। तो अभी ए बड़ा है तो ए को सी से कंपेयर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप फिर से एक डायमंड आएगा। इज ए मोर देन सी? अगर यस हो गया तो फाइनली कौन बड़ा, सब में, सब में ए इज लार्ज, यस। और अगर नो हो गया, ओके, नो हो गया तो क्या होगा, नो हो गया मतलब अरे सी ने ए को भी पछाड़ दिया, मतलब सी सबसे बड़ा निकला फिर, यस। तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, दैट सी इज लार्ज। ओके, वही अगर ये नो हुआ, नो का मतलब क्या हुआ कि ए ग्रेटर देन बी इज फॉल्स, मतलब कौन बड़ा हुआ बेटा, बी बड़ा हो गया। और अगर बी बड़ा है मतलब ए गया खड्डे में और बी को अब सी से कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, सो लेट अस कंपेयर, ओके, बी विद सी। इज बी ग्रेटर देन सी? यस हो गया तो कौन बड़ा, यस हो गया तो बी बड़ा, बी इज लार्ज। लेकिन अगर नो हो गया तो, यस, नो हो गया तो सी इज लार्ज। और फिर लास्ट में स्टॉप। आई होप सबको समझ में आया। ओके, मतलब यहां से ये सब एक ही जगह पे आके स्टॉप होंगे। ओके, दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर 3 नंबर्स। अगर 3 नंबर्स को हमको चेक करना है तो इस तरीके से चेक करना होगा। ओके, सो लेट अस सी द प्रोग्राम नाउ, बैक टू वर्क। लेट अस सी दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, सी दिस, हैश हैश void main। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है ये। सो 3 इंटीजर लेते, इंट ए बी सी, सी एल आर एस सी आर, सी आउट, एंटर 3 इंटीजर्स, सी इन ए बी सी। ओके, स्टार्ट करते बेटा, ध्यान देना, ये वाला पहले इफ ये आएगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये इफ पोर्शन चल रहा है बेटा। ओके, और फिर
एल्स, ये एल्स पोर्शन, ठीक है। सो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, नेक्स्ट कंपैरिजन क्या होगा? अगर ट्रू हो गया तो ए ग्रेटर देन सी, तो इसके अंदर और एक इफ आएगा बेटा, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, कौन लार्जेस्ट? ऐसा कुछ आएगा। थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है। ओके, तो और एक चीज बताता हूँ स्टूडेंट, जब एक ही स्टेटमेंट रहेगा ना इफ के अंदर, तो एक कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। जैसे ये इफ के बाद में है ना मेरे पास, मैं सिर्फ सी आउट लिख सकता हूँ। तो देखो मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं डाल रहा, मैं लिख रहा हूँ सी आउट, न्यू लाइन पे ए इज लार्जेस्ट, ऐसा। एल्स सी आउट, न्यू लाइन पे सी इज लार्जेस्ट। देखो समझा क्या? अब बोलोगे सर इफ के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाला है, फिर यहाँ क्यों नहीं डाला? क्योंकि एक ही स्टेटमेंट था बेटा। तो जब भी एक ही स्टेटमेंट होगा ना, तो कर्ली ब्रैकेट डालना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये देखो समझा क्या फ्लो चार्ट से? देखो ये अगर ट्रू हुआ, देखो ये ट्रू हुआ तो इधर आया, फिर वापस एक कंपेयर हो गया, ए ग्रेटर देन सी। वो अगर ट्रू हुआ तो ए लार्ज, और अगर फॉल्स हुआ तो सी लार्ज। ओके, एल्स पोर्शन में आते हैं। एल्स मतलब ये वाला पार्ट। अभी एल्स में क्या है बेटा? फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स आएगा तो फॉल्स मतलब एल्स पोर्शन में, इधर क्या कंपेयर करेंगे? बी ग्रेटर देन सी को कंपेयर करेंगे, तो इधर भी एक इफ आएगा, इफ बी ग्रेटर देन सी और एल्स, तो यहाँ पे आएगा सी आउट, क्या आएगा? न्यू लाइन, बी इज लार्जेस्ट, और इसके भी एल्स में क्या आएगा? एल्स सी आउट, सी इज लार्जेस्ट। ओके, आई होप समझ में आ रहा है ये। बस एक ही लाइन बची थी, विच इज गेट सी एच। ओके, ओके, तो लेट अस सी दिस एंटायर कंसेप्ट विद एन एग्जांपल। सबसे बेस्ट समझ में आता है एग्जांपल के साथ। आउटपुट को लिख देंगे साथ में, बोलो आउटपुट, एंटर 3 इंटीजर्स। सपोज मैंने 10 20 30 किया है, तो बेटा ए में 10 है, बी में 20 है और सी में 30 है। ये मेमोरी बना देते हैं, ए बी सी 10 20 30, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इधर से। ओके, ए ग्रेटर देन बी, बोलो 10 ग्रेटर देन 20 है क्या? फॉल्स। ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो सीधा ये पूरा पोर्शन स्किप हो गया बेटा, और एल्स के ऊपर आ गए। अभी हम ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि फॉल्स हो गया ना, तो ये पूरा गया और सीधा एल्स पे आ गए। देखो, और अब एल्स में जाते, बी ग्रेटर देन सी। बी क्या है बेटा? 20 ग्रेटर देन 30 है क्या? नहीं है, फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या होगा? इसका ये वाला पोर्शन नहीं, एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। और एल्स वाले में क्या लिखा है? एंड एल मींस न्यू लाइन। न्यू लाइन पे क्या डिस्प्ले होगा? सी। सी का वैल्यू, सी इज 30, 30 इज लार्जेस्ट। अब समझा कैसे वर्क हो रहा है ये? ओके, एग्जाम्पल से आई होप क्लियर हो गया रहेगा। ओके, सो आगे चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर के तरफ, जिसको बोलते हैं हम कंडीशनल ऑपरेटर। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है 2 to 3 मार्क्स का, कि एक्सप्लेन कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि ये पूरा प्रोग्राम हम एक लाइन में लिख सकते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इतना पूरा ना हम एक लाइन में लिख सकते हैं। ओके, तो आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन
वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। बहुत ही आसान, ठीक है। तो कंडीशनल ऑपरेटर ये फॉर्मेट में सिंटैक्स होता है बेटा। मैं इसके मदद से बेसिकली मैं एक छोटा प्रोग्राम लेता हूं ताकि ये आपको समझ में आ जाए। तो लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके। वही आएगा बेटा, हैश हैश वॉइड मेन, ओके। इंट ए बी और एल में लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है। सी एल आर एस सी आर, सी आउट, एंटर टू नंबर्स, टू इंटीजर्स, सी इन ए एंड बी। आई होप समझ रहा है। तो दो नंबर्स ए और बी में आ गए बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू इज ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी। ये एक लाइन से ना लार्जेस्ट वैल्यू एल में आ जाएगा एंड उसको फिर डिस्प्ले कर देंगे सी आउट न्यू लाइन पे एल इज लार्जेस्ट, ठीक है। गेट सी एच। आप बोलोगे सर कुछ ही नहीं समझा हमको तो, मालूम है, ओके। क्योंकि समझाना बाकी है बेटा, ध्यान दो। ये स्टेटमेंट पे सिर्फ ध्यान दो, ये नया है अपने लिए बस। बाकी एक्सेप्ट और डिस्प्ले करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, सपोज कि मैंने ए और बी का वैल्यू ऐसा अज्यूम किया है, देखो ए और बी में 10 और 20 है। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो मेरे को बोलो 10 20 से बड़ा है क्या, नहीं, फॉल्स। तो ये जो कोलन के बाद वाला जो है ना, वो चले जाएगा एल के अंदर, मतलब बी का वैल्यू एल में चले जाएगा। तो बी क्या है 20, तो एल में 20 आ गया, आ रहा है समझ में। और फिर न्यू लाइन पे 20 इज लार्जेस्ट। और अगर ये ट्रू हुआ, ट्रू होएगा तो ऑफकोर्स ये वाला स्टेटमेंट होएगा एग्जीक्यूट। वेरी सिंपल। तो पहले कंडीशन आता है सीधे, फिर एक क्वेश्चन मार्क सिंबल आता है, फिर एक स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू आता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा। मतलब वो इफ एल्स को एक ही लाइन में कर दिया बेटा अपन ने, कितना मस्त है ये उल्टा। फिर से देखो, अगर ये ट्रू होगा तो ए का जो भी वैल्यू वो एल में चले जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो बी का वैल्यू एल में चले जाएगा, ओके। तो यहाँ क्या थियोरी लिख सकते हैं हम लोग, if condition is true, statement one is executed। अब देख रहे हो उसके जैसा ही है, if जैसा ही, ओके। else statement टू is executed, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ टर्नरी ऑपरेटर, ओके। सो नेक्स्ट प्रोग्राम, very interesting for us. Write a program to find largest of three number using ternary operator। तो जैसे मैंने बोला था, थ्री नंबर्स का लार्जेस्ट अपन ने निकाला, देखो इतना बड़ा, उसको मैं एक लाइन में करूंगा। अभी हम लोग सब मिलके उसको एक लाइन में करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये फ्लो चार्ट काम में आएगा ऑफ कोर्स। थोड़ा इसको हम स्मॉल कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये प्रोग्राम। ओके, सो पहले हैश इंक्लूड, फिर वॉइड मेन। अब क्या क्या लगेगा स्टूडेंट्स, एक तो ए बी सी और एक वेरिएबल एल करके लगेगा लार्जेस्ट के लिए। तो देखो इंट ए बी सी एल, सी एल आर एस सी आर, सी आउट, एंटर
3 integers Cin A, B and C. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? L इज इक्वल टू, एक ही लाइन में पूरा का पूरा फ्लो चार्ट इंप्लीमेंट करेंगे, ध्यान से सुनना। तो मेरे को बोलो सबसे पहले क्या करेंगे, A ग्रेटर देन B। तो देखो A ग्रेटर देन B है क्या? अगर ट्रू होगा ना तो यहां, और फॉल्स होगा तो यहां लिखेंगे उसको। एक ही लाइन में पूरा फ्लो चार्ट बेटा। फिर से सुनो, A ग्रेटर देन B पहला चेक है, वो इधर आया, और अगर ट्रू होगा तो ये वाला पोर्शन ये ब्रैकेट में आएगा, और फॉल्स होगा तो ये वाला पोर्शन ये ब्रैकेट में आएगा। तो अब ये वाला पोर्शन देखते हैं, बोलो। नेक्स्ट वापस क्या चेक किया, A ग्रेटर देन C, तो इधर आएगा ब्रैकेट में A ग्रेटर देन C क्वेश्चन मार्क। अगर ट्रू हुआ तो क्या, A डिस्प्ले होना चाहिए कोलन, और फॉल्स हुआ तो C होना चाहिए। देखो हो गया। वैसे ही यहां देखे, यहां क्या चेक हो रहा है बेटा, B ग्रेटर देन C है क्या, B ग्रेटर देन C है क्या? अगर ट्रू हो रहा है तो B लिखेंगे कोलन, फॉल्स हो रहा है तो C लिखेंगे। हो गया, एक ही लाइन में पूरा हो गया ये फ्लो चार्ट इंप्लीमेंटेड। और फिर लास्ट में लिखेंगे सी आउट। यस, क्या लिखेंगे, न्यू लाइन पे, राइट? एंड एल मतलब न्यू लाइन, L is largest. Okay, done. I hope this is very clear. Okay, लार्जेस्ट कैसे निकाला जाता है, फ्लो चार्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड ये फ्लो चार्ट एक ही लाइन में हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज करके कैसे किया। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट, एज आई टोल्ड यू कि आई विल बी टेकिंग स्विच केस आल्सो। सो दिस इज द स्विच केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स। ओके, तो सिंटैक्स मतलब जनरल फॉर्मेट बोलते हैं उसको। तो कैसे स्विच केस कब काम में आता है, तो बेटा जब मल्टीपल टाइम इफ एल्स एल्स इफ एल्स इफ एल्स अगर लगेगा ना बहुत बार, तो इट इज बेटर टू गो फॉर स्विच केस, क्योंकि स्विच केस में क्या होता है, बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। ठीक है, सो रादर देन एक्सप्लेनिंग दिस सिंटैक्स फर्स्ट, एक प्रोग्राम देखते हैं फिर सिंटैक्स देख लेंगे। ओके, तो प्रोग्राम क्या है देखो, write a program using switch case to display one if user enters 1 for 0 to 9। इसका मतलब क्या, यूजर को बोलेंगे कि प्रेस अ नंबर बिटवीन 0 टू 9। अगर यूजर ने 0 एंट्री मारा ना, 0 पे टाइप किया, तो आउटपुट आना चाहिए ZERO। यूजर ने अगर 1 पे क्लिक किया है तो आउटपुट आना चाहिए ONE। समझ में आया बेसिक? तो बेटा कितने केसेस हो जाएंगे ना इसके अंदर, इफ एल्स लगाएंगे तो कितना टाइम लगेगा अपने को। सो उसके लिए यहाँ पे स्विच केस लेंगे, स्विच केस से ये प्रोग्राम जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो सेम होता है ये इतना, अब क्या, इंट एक नंबर लगेगा तो एक ही एन ही आएगा, CLR SCR। सी आउट, यूजर को बोलेंगे एंटर एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 9। ओके, एंड सी इन करेंगे और उसको एन में स्टोर कर देंगे। एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 9 और सी इन करेंगे, उसको एन में स्टोर कर देंगे। और अब स्विच करके लगाते, स्विच। ओके, स्विच ब्रैकेट में एन डालना है, क्योंकि जितने केसेस है ना बेटा, आगे केस लिखेंगे, वो क्या बेसिस पे सिलेक्ट होगा मालूम है, एन के बेसिस पे। तो स्विच ब्रैकेट में एन लिखेंगे और केसेस आएंगे, जैसे केस 0, केस 1, ऐसा। ठीक है, केस 2, ऐसे करते करते केस 9,
default get ch and program finish. ओके तो जैसे केस 0 मतलब यूजर ने अगर 0 एंट्री मारा ना तो क्या डिस्प्ले करना चाहिए बेटा, सी आउट न्यू लाइन पे ZERO ब्रेक. ओके 1 एंट्री किया तो सी आउट \n ONE ब्रेक. आप बोलोगे सर ब्रेक ब्रेक क्यों लगा रहे हो आप, वो मैं बताता हूं क्यों लगा रहा हूं. सी आउट \n TWO फिर से ब्रेक. ऐसे केस 3 केस 4 करना होगा और फिर सी आउट एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा 9 के लिए NINE ब्रेक एंड लास्ट में डिफॉल्ट सी आउट इनवैलिड इनपुट. इसके बाद ब्रेक नहीं डाला तो भी चलता है. ओके ये प्रोग्राम मैंने लिख दिया है. एक आउटपुट से इसको समझते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं एक आउटपुट लिख रहा हूँ. सबसे पहले क्या आएगा, एंटर अ नंबर बिटवीन, यस एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 9. सपोज कि 0 ही एंट्री कर दिया है, यूजर ने क्या किया, एंट्री 0. ओके तो 0 कहाँ स्टोर होएगा बेटा, n में. तो बेटा n में 0 आ गया, देखो ये कमेंट लिखा है मैंने, n में 0 आ गया. अब ध्यान देना क्या होगा, यहाँ पे n में 0 आ जाएगा, स्विच ब्रैकेट में n मतलब 0, और वो 0 है ना ये हर एक केस से मैच करेगा. यहाँ पे जो भी नंबर है ना वो हर केस से मैच करेगा. किससे मैच हो रहा है बेटा, वो इससे मैच हो रहा है. ओके तो इससे मैच हो रहा है तो क्या ये डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होगा तो क्या होगा, 0 सी आउट \n 0 मींस न्यू लाइन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ZERO. ओके और ब्रेक, ब्रेक का मतलब आगे के सब केसेस को इग्नोर मारो, गेट ch पे प्रोग्राम फिनिश हो गया प्रोग्राम. आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया. अगर 1 एंट्री मारी रहती तो क्या होगा, n में 1 आएगा, इधर वो स्विच में ब्रैकेट में n लिखा है मतलब n के बेसिस पे एक केस सिलेक्ट होगा, n में 1 था तो केस 1 ये एग्जीक्यूट होगा बेटा, सी आउट 1 ब्रेक मतलब आगे के कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे. अब लास्ट एक छोटा कंसेप्ट रह गया है. अब बोलोगे कि सर अगर ब्रेक नहीं लिखा तो क्या होगा, चलो मैं दो जगह से ब्रेक हटा देता हूँ, बाकी रहने देते हैं. दो जगह से ब्रेक हटा देता हूँ और सेम एग्जांपल करते हैं. तो क्या होगा देखो, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 9, हमने 0 एंट्री किया है तो 0 पे ये ट्रू हुआ, सी आउट 0 होगा. बट अगर ब्रेक नहीं लिखा है तो अगले केसेस को मैच नहीं करेगा बल्कि सीधा एग्जीक्यूट करना चालू करेगा. मतलब क्या कि क्योंकि इधर ब्रेक नहीं लिखा था, भले ये मैच नहीं हो रहा फिर भी ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब सी आउट 1 इधर 1 डिस्प्ले हो जाएगा. और फिर से ब्रेक नहीं लिखा है तो ये भी एग्जीक्यूट होगा 2. ओके और फिर ब्रेक लिखा है मतलब अभी स्टॉप होगा. आ रहा है समझ में, यस तो ब्रेक डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, नहीं तो हमारा मीनिंग ही रह जाए, सेंस ही नहीं बनेगा क्वेश्चन का. करेक्ट तो यहाँ पे ब्रेक इज कंपल्सरी. ओके तो स्विच केस स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं, स्विच एंड केस, बट उसमें ब्रेक करके जो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो आना कंपलसरी है आफ्टर एवरी केस. अब एक छोटा सा ये भी रह गया डिफॉल्ट. आप बोलोगे कि सर 0 to 9 में सपोज मैंने एंट्री नहीं किया तो क्या होगा, तो बेटा 0 से 9 में एंट्री नहीं करेगा तो किसी से भी मैच नहीं होगा ना. तो जब किसी से भी मैच नहीं होता तो ये लास्ट वाला एग्जीक्यूट होता है. तो आउटपुट पे आ जाएगा इनवैलिड इनपुट. सपोज आपने 25 डाला, 25 तो यहाँ पे कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है तो आंसर में क्या आ जाएगा, इनवैलिड इनपुट. डिफॉल्ट डालना जरूरी होता है बिकॉज, और डिफॉल्ट में यही लिखा जाता है हर बार, इनवैलिड इनपुट. ओके तो कैसा था ये स्विच के स्टेटमेंट, इंटरेस्टिंग था.
अब बेटा इसके सिंटैक्स पे आते, देखो स्विच कीवर्ड है, एक्सप्रेशन जो भी एन वगैरह जो भी डालना है वो यहाँ पे आया था देखो, फिर स्विच वैल्यू 1 यहाँ पे 0 1 आया था, स्टेटमेंट ब्रेक इधर सी आउट 1 लिखा था, केस वैल्यू टू स्टेटमेंट टू ब्रेक, ऐसे चलते चलते लास्ट में डिफॉल्ट आता है स्टेटमेंट ब्रेक, नहीं लिखा तो भी चलता है, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज एनीवेज उसके बाद क्या होने वाला है, एंड ही होने वाला है। ओके एक और प्रोग्राम देखते स्विच केस पे, इंटरेस्टिंग, लास्ट प्रोग्राम फॉर दिस सेशन, ध्यान देना, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस, बहुत ही मस्त है प्रोग्राम। ओके तो ध्यान देना, एक कैलकुलेटर बनाएंगे किसकी मदद से, स्विच केस की मदद से। ओके सो void main, ओके तो पहले इसका लॉजिक देखते हैं बेटा, हम लोग सबसे पहले ना यूजर से दो नंबर लेंगे, सपोज यूजर ने डाला है 20 एंड 10, अब यूजर को बोलेंगे कि अगर आपको ऐड करना है तो प्लस डालो, कीबोर्ड पे प्लस प्रेस करो, सबट्रैक्ट करना है तो माइनस, ओके मल्टीप्लाई करना है तो स्टार, एंड डिवाइड करना है तो ये स्लैश सिम। ओके तो यूजर एक्चुअली ना प्लस टाइप करेगा, प्लस करने पे ऐड हो जाएगा वो सीधा, ऐसा हम लोग करने वाले ये प्रोग्राम को। ठीक है तो यहाँ डिफरेंस एक ही आएगा बेटा कि जब हम लोग कोई सिंबल को एक्सेप्ट करते हैं ना तो उसका डेटा टाइप चेंज होता है, तो उसका डेटा टाइप लेना रहता है कैरेक्टर। ओके कैर करके एक डेटा टाइप आता है, तो अब ये तीसरा डेटा टाइप हम सीख रहे हैं विच इज कैरेक्टर, कैर, एक तो देखा इंट, फिर देखा फ्लोट, और तीसरा अभी कैर। ओके बी क्यूरियस, ओके नया नया चीज सीख रहे तो मजा आना चाहिए, राइट? तो अभी नया चीज सीख रहे हैं हम लोग, ध्यान देना, तो सबसे पहले लगेगा इंट, क्या लगेगा स्टूडेंट्स, ए एंड बी, दो नंबर्स, और एक कैर करके लगेगा, कैर सी एच, सी एच मतलब कैरेक्टर। ओके कैरेक्टर की जगह पे आपको सिंबल लेना है तो कोई भी कुछ भी लिख सकते हो आप, ऑपरेटर लिख दो बेस्ट, ओपी मींस ऑपरेटर, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ये कीवर्ड है बेटा, कैर, जैसे इंट था फ्लोट था वैसे अभी कैर है, कैर में कुछ भी कैरेक्टर डाल सकते हैं, ए बी सी डी या सिंबल, वो कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ओके अब ध्यान देना, सी आउट, ओके एंटर टू इंटीजर्स, कहाँ स्टोर करेंगे, सी एन ए एंड बी में। ओके अब प्लस माइनस है ना, सी आउट न्यू लाइन पे, बैक स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, एंटर प्लस फॉर एडिशन माइनस फॉर subtraction star for multiplication and divide for division, इतना बड़ा तो लिखना पड़ेगा। ठीक है यूजर को बोल रहे प्लस, एडिशन के लिए प्लस डालो, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस डालो, ऐसा। ओके और फिर सी इन करके उसको कहां स्टोर करेंगे, ओपी में, ऑपरेटर में स्टोर कर दिया बेटा। ओके और अब स्विच केस चालू होगा। ठीक है तो देखो स्विच, तो बेटा चार केसेस आएंगे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड, किसके बेसिस पे, ऑपरेटर के बेसिस पे, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन रहेगा वो ऑपरेटर होगा, स्विच ब्रैकेट में ओपी, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि प्लस करना है माइनस करना है, और केस में क्या आएगा, केस में केस प्लस। ओके मतलब आपको समझ रहा है, उधर केस जीरो केस वन किया था, यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे, बट एक छोटा चेंज है,
जब भी केयर होगा ना सिंगल इन्वर्टेड में आना चाहिए, बस इतना सा चेंज है बस। अगर नंबर्स होगा ना तो 0 1 चलेगा, केस 0 केस 1 ऐसा, लेकिन अगर कैरेक्टर होगा ना बेटा तो वो सिंगल इन्वर्टेड में आना चाहिए। ओके, सी आउट बैकस्लैश एन एडिशन इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b, ब्रेक इज कंपल्सरी। नेक्स्ट केस सी आउट, यस, सबट्रैक्शन इज a माइनस b ब्रेक। बेटा ये लिख पाओगे आप? ऐसे करके 4 केस होंगे ना। नेक्स्ट केस आएगा मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन। डिवीजन ये वाला डिवीजन आता है बेटा, ये वाला नहीं चलता, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो जाएगा। डिवीजन मतलब ये वाला स्लैश, इसको फ्रंट स्लैश बोलते हैं, इसको बैक स्लैश बोलते हैं। ठीक है, 4 केस होने के बाद लास्ट में क्या लिखोगे? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में वही सी आउट इनवैलिड इनपुट, ये स्विच केस खत्म हुआ, गेट सी एच डाला और फिर प्रोग्राम खत्म हुआ। हमेशा एंड करना है प्रॉपरली बेटा। मेरे पास जगह कम है, वर्टिकली स्मॉल स्पेस है मेरे पास। ठीक है, तो बोलो केस प्लस में एडिशन डिस्प्ले होगा, केस माइनस में क्या लिखोगे? बैकस्लैश एन, ओरली कर लेते, सबट्रैक्शन इक्वल टू a माइनस बी सेमीकोलन ब्रेक। फिर केस 4 आएगा, सी आउट मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू a स्टार b सेमीकोलन, फिर डिवाइड, सी आउट डिवीजन इक्वल टू a डिवाइड बाई b सेमीकोलन, फिर डिफॉल्ट, फिर स्विच केस खत्म, फिर गेट सी एच एंड प्रोग्राम खत्म। ओके, आउटपुट लिख लेते लास्ट। आउटपुट इज कंपल्सरी, सी आई नेवर अवॉइड द आउटपुट। ओके, आउटपुट लिखना ही चाहिए हमेशा, वही तो मेन होता है कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो बोलो आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा? सबसे पहले एंटर टू इंटीजर्स, 20 और 10 एंटर किया। नेक्स्ट एंटर प्लस 4, ऐसा बड़ा स्टेटमेंट आएगा, एंटर प्लस 4। सपोज हमने प्लस ही एंटर किया है, प्लस एंटर किया तो ओपी में प्लस आ गया, इधर भी ओपी में प्लस आ गया, प्लस इससे मैच होगा बेटा। और फिर क्या होएगा? एडिशन इक्वल टू, एडिशन इक्वल टू इन दोनों का एडिशन होगा ना, a प्लस बी कितना 30, वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सो ट्राई दिस। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको ऑनलाइन जो एक मैंने सॉफ्टवेयर बताया था, उसकी मदद से आप इसको एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो। बेटा प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सारे चीजों को एक एक प्रोग्राम दे लेक्चर देखोगे ना, उसके बाद लिखना चाहिए। आप क्या करते हो कि खाली देखते रहोगे, देखते रहने से कुछ नहीं होगा। मैंने एक प्रोग्राम सिखाया, फिर उसको वीडियो पॉज करो, फिर उसको लिखो, फिर ही सेकंड प्रोग्राम पे जाना है। ठीक है, आप कंटिन्यू खाली देखते रहोगे तो आपसे नहीं होने वाला ये। एंड बिना देखे तो 2 2 3 3 बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। ओनली आफ्टर दैट आपको इस पे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, सो काफी सारे प्रोग्राम्स देखे बेटा, अराउंड 8 प्रोग्राम्स एंड मेनी गुड कॉन्सेप्ट्स आज हमने किए हैं। डेफिनेट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, डू इट बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो बाय बाय।